Hello everyone. Today's explanation video is going to be on the film Shrikant, which is recently released in 2024. This film is based on a real life story. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हम दामोदर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे बेटा हुआ है। ये सुनकर दामोदर बहुत खुश हो जाता है और भागकर अपने घर जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और बहुत खुश होकर अपने बेटे का नाम श्रीकांत रखता है, क्योंकि दामोदर का सपना है कि उसका बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बने। लेकिन घर पर दामोदर की वाइफ और उसके बाकी सभी रिलेटिव बहुत उदास थे। दामोदर को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उदास क्यों हैं। फिर जब वो अपने बच्चे की आंखों को देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसका बच्चा ब्लाइंड पैदा हुआ था। अब दामोदर के रिलेटिव उसे और उसकी वाइफ को समझाने लगते हैं कि वो अपने बेटे को भगवान को वापस कर दें, यानी उसे जान से मार दें, क्योंकि जब दामोदर और उसकी वाइफ नहीं होगी तो उनके बेटे का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा, वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा। फिर दामोदर अगले दिन एक गड्ढा खोदकर उसमें जैसे ही अपने बच्चे को दफनाने वाला होता है, तभी उसकी पत्नी आती है और वो दामोदर से कहती है कि ऐसा मत कीजिए, मैं इसे पालूंगी। तभी दामोदर का बच्चा रोने लगता है। ये देखकर दामोदर बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपने बच्चे को वापस बाहर निकालकर उसे गले लगाकर रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह अपने बच्चे को नहीं मारता और फिर दोनों पति पत्नी उसका ख्याल रखते हैं और उसकी अच्छे से परवरिश करते हैं। फिर श्रीकांत स्कूल भी जाने लगता है। अब कुछ टाइम बाद श्रीकांत का भाई का जन्म होता है। श्रीकांत अपने भाई से काफ़ी प्यार करता है। फिर कुछ टाइम बाद श्रीकांत का भाई भी श्रीकांत के साथ स्कूल जाने लगता है। श्रीकांत पढ़ाई में बहुत तेज होता है, इसलिए टीचर उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। लेकिन ये बात क्लास के कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी और वो श्रीकांत से जलते थे। फिर एक दिन कुछ बच्चे श्रीकांत को इसी वजह से मारते पीटते हैं और कहते हैं कि वो तो बड़ा होकर भीख ही मांगेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी टीचर उन बच्चों को देख लेते हैं और वो श्रीकांत को बचाते हैं। फिर वो टीचर श्रीकांत के फादर से कहते हैं कि उन्हें श्रीकांत का एडमिशन ब्लाइंड बच्चों के स्पेशल स्कूल में करवाना चाहिए। वो स्पेशल स्कूल हैदराबाद में है, वहाँ पर वह अच्छे से पढ़कर काफ़ी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उस तरह के स्कूल ऐसे ही बच्चों के लिए बने होते हैं और इसे स्कूल में कोई फीस भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद दामोदर श्रीकांत को हैदराबाद के स्पेशल स्कूल में भेज देते हैं। वहाँ पर श्रीकांत को एक टीचर मिलती है जिसका नाम देविका होता है। देविका ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी माहिर होती है। वो श्रीकांत की पढ़ाई में काफ़ी मदद करती है और उसे काफ़ी सपोर्ट करती है। श्रीकांत देविका को अपनी दूसरी माँ की तरह मानने लगता है। श्रीकांत वहाँ भी पढ़ाई में काफ़ी तेज होता है और वो देखते देखते स्कूल का हेड बॉय बन जाता है। अब एक दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है जिसमें उस स्कूल के ट्रस्टी भी आए होते हैं। अब श्रीकांत को जब स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है तो श्रीकांत अपनी स्पीच में स्कूल के मैनेजमेंट की पोल खोल देता है और बताता है कि जो पैसा उनके स्कूल में बच्चों के खाने के लिए दिया जाता है, उस पैसे को स्कूल के मैनेजमेंट के लोग आधा खुद खा जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। इस इंसिडेंट के बाद श्रीकांत को मैनेजमेंट के लोग धक्के मार के स्कूल से निकाल देते हैं और उसकी छड़ी भी छीन लेते हैं। अब श्रीकांत को बिना छड़ी के चलने में बहुत दिक्कत होती है और वो सड़क पर चल रही गाड़ियों से किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है और फिर गाड़ियों से किसी तरह खुद को बचाते हुए वो डरकर साइड में नीचे बैठ जाता है। अब इस दौरान एक गाड़ी वाला श्रीकांत पर तरस खाकर उसे भीख देता है। इससे श्रीकांत को बहुत बड़ा धक्का लगता है और उसे वही स्कूल के दिन याद आते हैं जब कुछ बच्चे उससे कहते थे कि वो बड़ा होकर भीख ही मांगेगा। तभी श्रीकांत की टीचर देविका उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और वो श्रीकांत को इस तरह देखकर बहुत दुखी होती है। श्रीकांत देविका से रोते हुए कहता है कि उसे भीख नहीं मांगनी। यह सुनकर देविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद देविका डिसाइड करती है कि वो श्रीकांत की जिम्मेदारी उसके गार्जियन की तरह उठाएगी और उसकी पढ़ाई में पूरी मदद करेगी। फिर वो श्रीकांत के लिए सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कैसेट में रिकॉर्ड करती है। इसके बाद श्रीकांत उन सभी कैसेट को सुनकर उन्हें याद कर लेता है और इस तरह से वो अपनी 10वीं की पढ़ाई को कंटिन्यू रखता है। और फिर जब एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो श्रीकांत पूरे स्कूल में टॉप करता है और उसके 96% नंबर आते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है तो श्रीकांत पूरे स्कूल में टॉप करता है, उसके 96% नंबर आए होते हैं। ये जानकर श्रीकांत बहुत खुश होता है। अब आगे की क्लास में श्रीकांत साइंस लेना चाहता था, लेकिन कोई भी स्कूल श्रीकांत को साइंस सब्जेक्ट नहीं देता क्योंकि विजुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट नहीं थे, इसलिए सभी स्कूल श्रीकांत को आर्ट दे रहे होते हैं।
लेकिन श्रीकांत को तो सिर्फ साइंस पढ़नी थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसलिए वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करता है। अब इस केस में टाइम तो लगा, लेकिन श्रीकांत ये केस जीत गया, जिस वजह से अब स्कूलों में विजुअली डिसेबल्ड बच्चे भी साइंस ले सकते थे। अब इसी बीच श्रीकांत को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के इनिशिएटिव लीड इंडिया मूवमेंट में पार्ट लेने का मौका मिलता है। अब इस सेशन के दौरान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर सभी स्टूडेंट से उनके सपनों के बारे में पूछते हैं कि वो सब अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जिस पर सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने ड्रीम्स बताते हैं। फिर जब श्रीकांत की बारी आती है तो श्रीकांत बताता है कि वो इंडिया का फर्स्ट विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता है। यह सुनकर अब्दुल कलाम सर काफ़ी खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं, क्योंकि उन्हें श्रीकांत में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनून दिख रहा होता है। फिर इसके लिए वो श्रीकांत को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। फिर श्रीकांत कॉलेज में भी टॉप करता है और फिर वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीचर देविका को देता है। इसके बाद श्रीकांत IIT में पढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है। अब IIT में पढ़ने के लिए श्रीकांत को फिर से केस करना पड़ेगा। इसलिए श्रीकांत सोचता है कि वो कब तक इस तरह केस से लड़ता रहेगा, इसलिए वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए अप्लाई करता है। अब क्योंकि श्रीकांत की काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी और जो उसका फॉरेन स्टडी के लिए इंटरव्यू होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए श्रीकांत को 3-4 फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ने का ऑफ़र मिलता है, जिसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी दी जा रही होती है। यानी कि श्रीकांत को वहाँ जाकर बस पढ़ना है, उसका सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी। इसके बाद श्रीकांत MIT में पढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुँचता है तो वहाँ उसे बताया जाता है कि उसके विजुअली डिसेबल्ड होने की वजह से वो फ्लाइट में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता। इसके बाद श्रीकांत उस फ्लाइट के ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। फिर वो वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद पैसेंजर से रिक्वेस्ट भी करता है कि कोई फ्लाइट के ऑफिसर से सिर्फ ये बोल दे कि वो उनके साथ हैं, लेकिन कोई पैसेंजर इसके लिए तैयार नहीं होता है। अब क्योंकि श्रीकांत ने एयरपोर्ट पर आने से पहले फ्लाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद कर ली थी, ताकि उसे फ्लाइट में जाने में कोई दिक्कत ना हो और वो बिना किसी की मदद के अपनी सीट तक पहुँच सके। अब श्रीकांत फ्लाइट का वही नॉलेज वहाँ मौजूद पैसेंजर और फ्लाइट ऑफिसर्स को दिखाता है, जिसे देखकर फ्लाइट ऑफिसर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वो श्रीकांत को फ्लाइट में आने की परमिशन दे देते हैं। फिर श्रीकांत बॉस्टन पहुँच जाता है, जहाँ यूनिवर्सिटी पहुँचकर वो क्लास ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। वहाँ के लोगों का विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ बिहेवियर इंडियन से काफ़ी अलग होता है। वो उनके साथ नॉर्मल लोगों जैसा ही बिहेव करते हैं। श्रीकांत को वहाँ के प्रोफेसर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से वो वहाँ काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाता है और वहाँ एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने लगता है। श्रीकांत वहाँ वो सब कर पा रहा होता है जो अगर वो इंडिया में होता तो नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया के लोग और वहाँ का सिस्टम डिसेबल्ड लोगों के लिए काफ़ी अलग है। अब वहाँ पर श्रीकांत को बेसबॉल खेलने का मौका भी मिलता है, जिसे वो बहुत अच्छे से खेलता है और कुछ ही टाइम में वो बेसबॉल में माहिर बन जाता है और वो उसमें सबसे लंबा शॉट मारने का भी रिकॉर्ड बना लेता है, जिसकी चर्चाएं यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे बॉस्टन में होने लगती है। जिसके बाद श्रीकांत के बारे में मैगजीन में भी छप जाता है और देखते ही देखते श्रीकांत इंडिया की मैगजीन में भी अच्छा जाता है। अब हैदराबाद में एक लड़की स्वाति जब श्रीकांत की जर्नी के बारे में मैगजीन में पढ़ती है तो वो श्रीकांत से काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो फिर एक दिन श्रीकांत को वॉइस मैसेज करती है और फिर दोनों की फ़ोन पर बातें शुरू हो जाती हैं और देखते देखते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और कुछ टाइम बाद स्वाति भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए US आ जाती है, जहाँ पर वो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब श्रीकांत की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक दिन देविका का फ़ोन श्रीकांत को आता है और वो श्रीकांत को फिर से इंडिया वापस बुलाती है, लेकिन श्रीकांत इंडिया वापस नहीं आना चाह रहा होता है। वो देविका से कहता है कि वो जब यहीं पर जॉब करके सेटल होना चाहता है, क्योंकि इंडिया में उसके लिए कोई भी रिस्पेक्टेड जॉब नहीं है, इंडिया को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में स्वाति श्रीकांत को समझाती है कि तुम बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, तुमने जो खुद के लिए किया है अगर वो दूसरों के लिए करोगे तो सोचो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है, इसलिए तुम्हें इंडिया वापस जाना चाहिए। ये सुनकर श्रीकांत को भी लगता है कि उसे इंडिया जाना चाहिए, इसलिए वो इंडिया चला जाता है।
अब इंडिया जाने के बाद वो देविका के साथ मिलकर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट करता है ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जी पाए। लेकिन उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाने के बाद जब वो उनको जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं तो कोई भी उनको जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी को भी उनकी काबिलियत पर यकीन नहीं होता कि ये बिना आँखों के भी कुछ कर सकते हैं। अब श्रीकांत को एक आइडिया आता है कि वो पेपर को रिसाइकिल करने वाली फैक्ट्री बनाएगा और इसमें खुद विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को जॉब देगा। श्रीकांत को यकीन था इस बिजनेस का इंडिया में काफ़ी बड़ा स्कोप होगा, क्योंकि उसने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च और स्टडी की थी। लेकिन वो जब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टर के पास जाता है तो कोई भी श्रीकांत के विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से उस पर भरोसा नहीं करता, जिस वजह से कोई भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद श्रीकांत एक दिन अब्दुल कलाम सर के पास फिर से जाता है। अब अब्दुल कलाम सर जब श्रीकांत को इतने लंबे समय बाद फिर से देखते हैं तो वो श्रीकांत को पहचान लेते हैं। वो जब श्रीकांत से मिलते हैं तो उसे और लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वो श्रीकांत की काफ़ी तारीफ करते हैं। फिर श्रीकांत अब्दुल कलाम सर को अपने बिजनेस के बारे में बताता है। अब्दुल कलाम सर को श्रीकांत का आइडिया पसंद आता है और वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और श्रीकांत को 25 लाख का चेक देते हैं। लेकिन इतने रुपए फैक्ट्री शुरू करने के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए श्रीकांत एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम रवि होता है। रवि जब श्रीकांत के इस बिजनेस मॉडल के बारे में सुनता है तो वो श्रीकांत के विजन को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे श्रीकांत पर भरोसा हो जाता है कि वो इस पेपर रिसाइकलिंग के बिजनेस में ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। इसलिए वो श्रीकांत के बिजनेस में 8 करोड़ इन्वेस्ट कर देता है, जिसके कारण फैक्ट्री शुरू हो जाती है और फैक्ट्री में काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी आने लगते हैं और कंपनी में काम बहुत अच्छे से चलने लगता है, जिससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। अब क्योंकि श्रीकांत ने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दी थी, जिसके कारण श्रीकांत काफ़ी फेमस हो जाता है। लोग श्रीकांत को भगवान की तरह मानने लगते हैं और फिर देखते ही देखते कंपनी को 1 साल पूरा हो जाता है और कंपनी काफ़ी तरक्की कर लेती है, जिसका पूरा क्रेडिट मीडिया वाले रवि को ये बोलकर दे देते हैं कि अगर रवि नहीं होता तो श्रीकांत इस कंपनी को कभी भी शुरू नहीं कर पाता और वो आज भी धक्के खा रहा होता है। ये बात श्रीकांत को काफ़ी बुरी लगती है और अब उसे सिर्फ अपनी मेहनत दिखने लगती है और वो ये मानने लगता है कि जो भी सक्सेस कंपनी ने अचीव की है वो सिर्फ उसके हार्डवर्क, उसके विजन की वजह से मिली है और अगर वो चाहे तो रवि जैसे कितने ही इन्वेस्टर उसके आगे पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाए पैसा लगाने के लिए। श्रीकांत अब ये भूल गया था कि रवि ने उसकी कंपनी में तब पैसा लगाया था जब कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। अवार्ड दिलाने के लिए और ज़्यादा लोन ले लेता है और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लेता है ताकि पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वो अपने बिजनेस को बिना किसी प्रॉब्लम के चला सके और अपनी कंपनी को और एक्सपांड कर सके। अब श्रीकांत के अंदर काफ़ी ईगो आ जाती है, जिस वजह से वो देविका और रवि से ठीक से बात भी नहीं करता। फिर एक दिन रेड्डी श्रीकांत को अपनी पार्टी में सीट ऑफर करती है। अब श्रीकांत को लग रहा था कि उसको ये सीट उसके टैलेंट की वजह से ऑफर हुई है, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि ये सीट उसे उसके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से ऑफर हुई है ताकि रेड्डी की पार्टी को इसका फ़ायदा चुनाव में हो सके। जिसके बाद रवि रेड्डी की पार्टी को छोड़ देता है और फिर वो रवि और देविका से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगता है। फिर ये तीनों मिलकर कंपनी को काफ़ी ग्रो करते हैं और फिर श्रीकांत को बिजनेस ऑफ द मैन का अवार्ड भी मिलता है, लेकिन ये अवार्ड श्रीकांत को स्पेशल कैटेगरी में दिया जाता है। जिसके बाद श्रीकांत इस अवार्ड को लेने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि वो ये अवार्ड तब लेगा जब उसे ये अवार्ड नॉर्मल लोगों की तरह दिया जाएगा, ना कि स्पेशल कैटेगरी में। और यहाँ पर श्रीकांत एक खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्पीच भी देता है और फिर फिल्म के आखिर में हमें श्रीकांत की रियल इमेजेस दिखाई जाती हैं और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।